जो आज हम पाठ दूसरा वसंत भाग 2 इस पुस्तक से पाठ दूसरा हम देखने वाले हैं और पाठ का नाम है दादी माँ। पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। कृपया सभी अपना माइक म्यूट कर ले। दादी माँ इस पाठ में दादी माँ के विभिन्न पहलुओं को, दादी माँ के विभिन्न गुणों को लेखक शिव प्रसाद सिंह ने हमारे सामने रखा है। ये दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ है। दादी माँ हमारी भी होती है और दादी माँ के साथ हमारा प्यार भरा और स्नेह भरा रिश्ता भी काफी नजदीक का होता है। हर एक की दादी माँ अपने लिए प्यारी होती है। कृपया माइक म्यूट कर ले सभी बच्चे। घर में अगर लाड प्यार, गायकवाड़ कृपया माइक म्यूट कर ले बेटा। घर में हमारा सबसे ज्यादा लाड प्यार करने वाली हमारी दादी माँ होती है। माँ किसी कारणवश डांटती भी है, बाबूजी किसी कारणवश डांटते भी है, तो हम दादी माँ का सहारा लेते हैं। जब हम बाहर खेल कूद कर आते हैं, खेल खेलते समय जब हमारे दोस्तों के साथ, हमारे मित्रों के साथ झगड़ा होता है, तब हम दादी माँ के पीछे जाकर छिपते हैं। दादी माँ उसका यानी कि पूरे शिद्दत के साथ, पूरे डटकर वह झगड़ा अपने सिर पर लेती है और हमें बचाती है। दादी माँ की हर एक बातें हमें याद आती है। दादी माँ, यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ गुजर चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, वे दुनिया से चली गई है। तब उनके बड़े भाई ने उनको संदेश दिया और संदेश देने के बाद दादी माँ की जो यादें हैं, वो दादी माँ की यादें उनको काफी भावुक कर देती है। और दादी माँ किस तरह से उनके बचपन में उनका साथ देती थी, बचपन में उनका लाड़ प्यार करती थी, बचपन में एक घर का वैद्य के रूप में जो दवाइयाँ बनाने का काम हो, चाहे दूसरों को मदद करना हो, बच्चों के प्रति उनका स्नेह भरा स्नेह जो है वह काफी महत्वपूर्ण रह चुका है। शिव प्रसाद सिंह के उस जीवन में दादी माँ के विभिन्न पहलुओं को इस पाठ में रेखांकित किया है। बच्चों, आपको याद होगा अपनी भी दादी माँ होगी, और दादी माँ का जो प्यार होता है, ये दादी माँ सबसे पहले कई बच्चों को पता भी है अच्छी तरह से, कई बच्चों को पता भी नहीं कि दादी माँ कौन होती है। माँ, दादी माँ मतलब पिताजी की माँ। पिताजी की माँ को दादी माँ कहते हैं, मतलब दादी। माताजी की माँ को नानी कहते हैं। पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं और माताजी के पिता को नाना कहते हैं। ये आपको पता ही है, आप घर में इन शब्दों का प्रयोग भी करते होंगे। बच्चों, इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह जो है, वे यही बात कहना चाहते हैं कि दादी जो होती है, वो दादी हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रिश्ता है। और शिव प्रसाद सिंह को अपने दादी माँ के उन गुणों को जब वे गुजर जाते हैं और उनका संदेश मिल जाता है, तब उसके बाद उनको जो दुख हुआ, वे जो भावुक हुए और उनको अतीत में घटित, मतलब अपने
जीवन में घटित बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें जो है उसमें अ, उन्होंने रेखांकित की है और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने किन-किन पहलुओं में दादी माँ का प्यार वे केवल घर पर ही नहीं तो अन्य अपने रिश्तेदारों में भी या अपने गली मोहल्ले में, गाँव में पूरी जो है वह किस तरह से एक सेवक के रूप में उन्होंने काम किया उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। दादी माँ इस पाठ को लिखने वाले लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन थे। यहाँ पर भी सिंह है। वे शिवमंगल सिंह सुमन थे। ये शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 में, देखिए यहाँ पर भी जन्म तिथियों को लेकर काफी विवाद भी रह चुका है। सन को लेकर साल 1929 में कई जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन आप 19 अगस्त 1928 को मानकर चलिए कि ये मानक है। कई किताबें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी हुई, इसमें 1929 भी लिखा गया है। आप उस झमेले में न पड़ते हुए उस समस्या को हटाते हुए मैंने आप अंतर्जाल पर भी देख सकते हैं या दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कि 19 अगस्त 1928 को लेखक शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म हुआ। इनकी जन्मभूमि बनारस है, जलालपुर उनका गांव है और राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और अधिकांश हिंदी के लेखक उत्तर प्रदेश और बनारस का रिश्ता काफी महत्वपूर्ण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वो एक ही नाम उसका है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। बनारस के ही रहने वाले थे, जलालपुर गांव में वे रहते थे। तो बच्चों, यहाँ पर इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई और एक उनका कार्य क्षेत्र जो है साहित्यकार के रूप में, आपको साहित्य की परिभाषा भी इससे पहले बताई थी। साहित्य की परिभाषा बताते समय कि साहित्य कौन लिखता है और किसके द्वारा लिखा जाता है और साहित्य शब्द और अर्थों का मिलन हो जाता है, तब साहित्य की परिभाषा जब हम देखते हैं तब उसमें ये आपको समझ में आता है कि शब्द और अर्थ को लेकर साहित्य जो है वह लिखा जाता है। इसके बाद आपको एक और बात जो है, मुझे लगता है स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, तकनीकी समस्या के कारण स्क्रीन की समस्या आ गई है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। दादी माँ इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी एक अध्यापक के रूप में अपना कार्य कर चुके हैं। मुख्य रचनाएं उनकी नीला चांद, कर्मनाश की हार, धतूरे का फूल, नन्नो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलुष आदि रचनाएं उन्होंने लिखी है। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उनको मिला है, साहित्य अकादमी, जो सन 1990 में उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
बच्चों ध्यान से सुनिए। चलो फिर एक बार सभी बच्चों का स्वागत है। हम दादी माँ इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय देख रहे थे। साहित्य अकादमी का पुरस्कार सन 1990 में उनको मिला। एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखक के रूप में उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। दादी माँ इस पाठ का जो सारांश है वो इस तरह से है बच्चों। दादी माँ इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण लेखक को अपने बचपन से लेकर अब तक के दादी माँ के साथ बिताए हुए हर एक यादें उनकी नजर के सामने आने लगे। देखिए यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ की अचानक मृत्यु हो गई है। लेखक दूसरे गांव में रह रहे हैं और उनको संदेश मिलता है उनके बड़े भाई से कि दादी माँ अभी अब नहीं रह नहीं चुकी है, तो दादी माँ की मृत्यु हो गई है, दादी माँ गुजर चुकी है, दादी माँ का देहांत हो गया है। तो उनका देहांत ये शब्द उनके कानों पर पड़ते ही लेखक को अपने बचपन से लेकर अब तक के मतलब अतीत से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को वे उनके नजर के सामने आने से नहीं रोक सके। लेखक ने इस पाठ में दादी माँ के कठोर अनुशासन के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव का भी चित्रण किया है। ऊपर से कठोर दिखने वाली दादी माँ, अंदर से उनका स्वभाव कोमल किस तरह से है इसका भी चित्रण उन्होंने इसमें किया है। लेखक की दादी माँ को 50 दवाओं की जानकारी थी। मतलब देखिए भारत में जब आजादी से पहले या कई साल पहले भी हम देख सकते हैं कि दवाओं को लेकर जो बड़े बड़े अस्पताल आजकल मेडिकल की जो भरमार है वो उस समय नहीं थे। डॉक्टर भी उस समय नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर, एक आध दूसरा डॉक्टर जो है वो डिग्री वाला उस समय था। लेकिन घर में ही जो है घरेलू उपाय के साथ जो दादी माँ का जो तजुर्बा था, उनका अनुभव था, उस अनुभव को लेखक शिव प्रसाद सिंह ने इस पाठ में बताया है। लेखक की दादी माँ को 50 दवाओं की जानकारी थी। आज भी हम जब गांव में रहते हैं, बहुत बड़ा घर होता है, घर में अनेक लोग होते हैं, चाचा चाची, माताजी, पिताजी, अनेक जो हमारे जो भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो बहुत बड़ा परिवार होता है। और उसमें डॉक्टर्स को दिखाने से पहले अगर घर में बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पर दादी माँ होती है या दादाजी भी होते हैं, तो उनको अपने 50 दवाओं की जानकारी जो है वह थी। उसी तरह से शिव प्रसाद सिंह की जो दादी माँ है, दादी माँ को 50 दवाओं की जानकारी थी। स्वयं लेखक बीमार होने के बाद उन पर इलाज खुद दादी माँ घर में ही करती थी। मतलब लेखक जब बीमार होते थे, बीमार होना उनको अच्छा लगता था,
क्यों बीमार होना? जब आप पाठ में देखेंगे कि बीमार होना उनको अच्छा लगता था क्योंकि दादी माँ की सेवा इतनी यानी प्यार के साथ-साथ उनके इलाज भी जो है, उनका खुद जो है दादी माँ घर में ही करती थी और लेखक को बीमार होना भी उस समय अच्छा लगता था। गाँव में कोई बीमार होता तो उनका भी इलाज दादी माँ ही करती थी। दादी माँ का बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था। देखिए, दादी माँ का बच्चों के प्रति स्नेह भरा मतलब जो घर में बच्चे हैं, लेखक शिव प्रसाद सिंह जब बालक थे, उस समय उनके घर में अनेक बच्चे जो थे, उनके भाई, बड़े भाई, छोटे भाई जितने भी थे, वे या उनके चाचा-चाची के बेटे भी थे, है ना? तो बच्चियाँ भी थी, तो उनके प्रति जो है काफ़ी लगाव जो है दादी माँ का रहता था। दादी माँ बच्चों और भगवान का मन एक सा मानती थी। देखिए बच्चों, ये दादी माँ जो है इतना अनुभव इनके पास है कि अगर कोई गलती की बच्चे, तो बच्चे की ये गलती नहीं मानती थी दादी माँ। बच्चे और भगवान का मन जो है एक सा होता है ना? बच्चे जो होते हैं वे भगवान के समान होते हैं, यानी कि भगवान का मन जो है उनका एक सा होता है, एक समान होता है। मतलब जो जो किसी के भी प्रति द्वेष भाव बच्चे नहीं रखते हैं, किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते, किसी के भी प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखते। प्यार उनके ज़हन में कूट-कूट भरा रहता है और भगवान के मन में भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता है। भगवान के मन में जो है भगवान सबको समान मानता है और बच्चे का मन भी वही होता है कि सब जो है वह सबके साथ यानी कि अच्छा रिश्ता हो। ये मूल स्वभाव जो है वो बच्चों का होता है और जैसे घर में हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं, उसके अनुसार भी बदलाव होता है और मूलतः दादी माँ, जो शिव प्रसाद सिंह की जो दादी माँ है, वे बच्चों और भगवान का मन एक सा मानती थी। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है दादी माँ इस पाठ में देखिए, सारांश है केवल कि दादी माँ बच्चों और भगवान का मन जो है, वो एक जैसा मानती थी। गरीब लोगों को आर्थिक मदद भी दादी माँ करती थी। देखिए, दादी माँ का एक और गुण यहाँ बताया गया है। एक तो वे गाँव में कोई बीमार होता तो उनका भी इलाज दादी माँ ही घरेलू जो नुस्खे हैं, घरेलू जो उपाय है, वे स्वयं करती थी। दादी माँ का बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था। दादी माँ बच्चों और भगवान का मन एक सा मानती थी। गरीब लोगों को आर्थिक मदद भी दादी माँ करती थी। यानी कि अतीत, वर्तमान, भूत मतलब अतीत बीता हुआ जो समय होता है वो भूत या अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में, वर्तमान जो चल रहा है प्रेजेंट काल जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये काल, इन विभिन्न कालों के बारे में दादी माँ सोचती थी और उस समय के जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव रहता था कि वे बताते थे कि पीछे यानी कि हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में क्या हुआ है, हमारे उस अतीत काल में किस तरह से जीवन बीता गया था, तो उसके बारे में भी वे बताते थे। वर्तमान और भविष्य के बारे में दादी माँ सोचती थी और वर्तमान में किस तरह से अनुभव के साथ घर के हमारे पिताजी हो, हमारे चाचा जी हो, हमारी चाची हो, माँ हो, उनको हमेशा मार्गदर्शन करने वाली दादी माँ रहती है और वे उनको उनकी घर की आर्थिक परिस्थितियों की भी अच्छी समझ होती है। किस तरह से पैसा व्यय करना चाहिए, कहाँ पैसा व्यय करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। ये संस्कार और संस्कार देने वाली हमारी दादी माँ जो होती है, वे अतीत में घटित जो घटनाएं होती है, अतीत में मतलब भूतकाल में घटित जो घटनाएं होती है, उससे अनुभव लेके वे वर्तमान में अपने बच्चों को या अपने जितने भी परिवार वाले बच्चे हैं या अपने परिवार में रहने वाले अन्य सदस्य हैं, उनका हमेशा ख्याल रखती थी और वे ख्याल रखते समय वे सही रास्ता जो होता है, वो सही रास्ता दिखाने का काम दादी माँ
ये शिव प्रसाद सिंह की भी दादी माँ करती थी, हमारी दादी माँ भी करती होगी। लेखक के पिताजी और भैया एक दिन आर्थिक तंगी में आकर चिंता में बैठे थे। पाठ यहाँ पर देखिए, आप कह रहे होंगे, आपके प्रश्न मन में आता होगा कि दादी माँ तो गुजर चुकी है, दादी माँ का तो देहांत हो चुका है, लेकिन पाठ के सारांश में ये क्यों बता रहे सर? ऐसा आपके मन में प्रश्न आता होगा। आपने पढ़ा भी होगा, कल मैंने भेजा है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। और आपको मैंने एक नोट भी डाली थी कल, एक रेखा जो है मैंने लिखी थी, और उसमें मैंने कहा था कि जो आपको समस्या आती है जिन शब्दों की, उसको रेखांकित करके रखिए। और रेखांकित करने के बाद जो है, आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं उन सवालों को आप लिख कर रखिए। जो डाउट क्लियरिंग की क्लास है, समस्या समाधान उसमें जो है अच्छी तरह से किया जाएगा। खैर, दादी माँ जो है, लेखक के पिताजी और भैया एक दिन तंगी में आकर चिंता में बैठे थे। उस समय उन्होंने उनको कहा कि उस समय दादी माँ को दादाजी ने दिया हुआ सोने का कंगन जो है, लेखक के पिताजी को दादी माँ देती है। माइक म्यूट कर ले बेटा। माइक म्यूट कर ले बेटा। दादी माँ इस पाठ में देखिए, ये पाठ का सारांश यही इतना ही है कि अचानक दादी माँ की मृत्यु हो गई है और लेखक के सामने बचपन से लेकर अब तक के दादी माँ के साथ बिताए हुए वो दिन याद आने लगे हैं। लेखक ने इस पाठ में दादी माँ के कठोर अनुशासन के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव को भी चित्रित किया है। लेखक की दादी माँ को 50 दवाओं की जानकारी थी। स्वयं लेखक बीमार होने के बाद उन पर इलाज खुद दादी माँ ही घर में करती थी। इसके बावजूद, इसके अलावा गांव में कोई भी बीमार होता तो उनका भी इलाज दादी माँ ही करती थी। म्यूट कर ले बेटा। वेदांत स्क्रीन से हट जाओ बेटा। दादी माँ के विभिन्न पहलुओं को जब लेखक रेखांकित कर रहे हैं, उस समय एक बात हमारे सामने उपस्थित होती है कि दादी माँ के द्वारा लेखक के पिताजी और भैया को सोने का कंगन क्यों दिया? पिताजी आर्थिक तंगी में क्यों आ गए? आर्थिक तंगी कब आती है, उसका कारण भी इसमें बताया गया है। बच्चों, आपको फिर एक बार मैं बता दूं कि दादी माँ के इन विभिन्न पहलुओं को, इसके अलावा भी जो है, इससे ही संबंधित अनेक गुण जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो दादी माँ अपने उस जीवन में दूसरों के प्रति हमेशा स्नेह भरा और प्यार भरा जीवन जो है वो देती रही है। और इस प्रस्तुत पाठ में जब हम सारांश देख रहे थे, तो सारांश ये इतना ही है। पाठ का विश्लेषण
मैं शुरू कर दूंगा। इससे पहले आपको अंग्रेजी महीने और भारतीय महीने, जो हिंदू वर्ष के भारतीय महीने हम इसे कह सकते हैं, तो भारतीय महीने और अंग्रेजी महीनों के साथ भारतीय महीनों का ही उदाहरण जो है, उदाहरण के साथ लेखन जो है वो किया गया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा एक मिनट दिखाई देगी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक। हेलो सर। सर कृष्णकांत स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है। चहर स्क्रीन से हट जाना बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। इधर नहीं दिखा ना, इधर जाना और उधर से नहीं, वो निकल जा रहा है ना वैसा। बेटा भारतीय और अंग्रेजी महीने इस तरह से हैं। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है बच्चों, कोई भी जो है वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। भारतीय और अंग्रेजी महीने हम देख रहे हैं। देखिए, एक और भारतीय महीने हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी ओर अंग्रेजी महीने हैं। यहाँ पर चैत्र, चैत भी कहा जाता है उसे, चैत भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी महीने के मार्च और अप्रैल के बीच चैत्र महीना या चैत महीना होता है। चैत्र महीना कब होता है? मार्च और अप्रैल, इसमें इसे चैत भी कहा जाता है। वैशाख, कई लोग इसे बैसाख भी कहते हैं, बैसाखी, वैशाख। अप्रैल और मई में वैशाख होता है। चैत्र, मार्च और अप्रैल, वैशाख अप्रैल और मई में, ज्येष्ठ मई और जून में, आषाढ़ जून और जुलाई में, सावन जुलाई और अगस्त में, भाद्रपद
अगस्त और सितंबर में होता है। देखिए, फिर एक बार देखिए, चैत्र, मार्च और अप्रैल, वैशाख, अप्रैल और मई में, ज्येष्ठ, मई और जून में, आषाढ़, जून और जुलाई में, सावन, जुलाई और अगस्त में, भाद्रपद, अगस्त और सितंबर के बीच, अश्विन, उसे क्वार महीना भी कहा जाता है, जो दादी माँ इस पाठ में क्वार का जिक्र किया गया है, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है। कार्तिक, अक्टूबर और नवंबर के बीच। मार्गशीर्ष, अगहन, मार्गशीर्ष को अगहन भी कहा जाता है, नवंबर और दिसंबर के बीच होता है। पौष, दिसंबर और जनवरी के बीच होता है। माघ, जनवरी और फरवरी के बीच होता है। फाल्गुन, फरवरी और मार्च के बीच होता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये भारतीय महीने और अंग्रेजी महीने तो हमने प्राथमिक कक्षाओं में ही, मतलब दूसरी और तीसरी में ही पढ़ चुके हैं, अब इसका क्या मतलब है। लेकिन बच्चों, अंग्रेजी महीने के साथ इसकी तुलना, कंपेयर किया गया है। और भारतीय महीने, जो हिंदू महीने भी कहे जाते हैं, तो चैत्र जो है, वह चैत्र में, मार्च और अप्रैल में चैत्र भी उसे कहा जाता है, जो मार्च और अप्रैल के बीच आता है। तो इन 12 महीनों का जो भारतीय 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो फिर यहाँ पर मार्च और अप्रैल के बीच कौन सा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैशाख अप्रैल और मई के बीच आता है, ये इस तरह से होना चाहिए। आप एक तरह से प्रश्नावली भी खुद तैयार कर सकते हैं। चैत्र किस महीने में अंग्रेजी क्या जाता है, वो हमें समझ में आ जाएगा। वैशाख, अप्रैल और मई, ज्येष्ठ, मई और जून, आषाढ़, जून और जुलाई, सावन, जुलाई और अगस्त, भाद्रपद, अगस्त और सितंबर। देखिए, हम ऋतुओं के आधार पर भी, जो गर्मी का ऋतु है, ऋतु भी जो है हमारे अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। तो हम बरसात के दिन, सर्दी के दिन और गर्मी के दिनों को भी इसके आधार पर देख सकते हैं कि बैसाख में तेज गर्मी होती है, ज्येष्ठ में आधी गर्मी और मानसून का आगमन दिखाई देता है। आषाढ़ में बरसात जो है जोरों पर होती है। जुलाई में बरसात और अधिक आ जाती है। अगस्त और सितंबर में वापसी की बरसात होती है, जो आपने भूगोल में भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। भाद्रपद, अगस्त और यानी कि भाद्रपद तक जो है वो बरसात इस तरह से दिखाई देती है। कौर में जो अश्विन का महीना है, अश्विन के महीने में सितंबर और अक्टूबर, जो दशहरा और दिवाली के बीच का ये मौसम, जो अलग अलग प्रकार के हमारे भारतवर्ष में त्यौहार होते हैं, और उसका महत्व भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्तिक जो है अक्टूबर और नवंबर के बीच यहाँ पर आ जाते हैं। मार्गशीर्ष अगहन है, नवंबर और दिसंबर, यानी कि गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं, कि ठंडी का जो मौसम होता है, तो ठंड जो नवंबर और जनवरी की भी ठंड काफ़ी मोहक होती है और हमें, कई लोगों को अच्छी भी लगती है। और हर एक ऋतु भी जो है, हर एक महीना भी अपने लिए फेवरेट होता है, पसंदीदा होता है। तो बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति का, ये भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, और अंग्रेजी जो है, हम पर जो अंग्रेजी महीनों के आधार पर जो हम आज चल रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के, हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें पता है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है, इसीलिए भाषा पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति, ये वह इसलिए महान है कि ये असल में भारतीय संस्कृति का एक अपना अलग जो है, चाहे खान-पान हो, चाहे रख-रखाव हो, चाहे पहनाव हो, चाहे वे अपनी भाषा हो,
असल में भाषा के माध्यम से संस्कृति का संवहन होता है। थोड़ा सा अटपटा लगता होगा आपको, भाषा के माध्यम से संस्कृति का संवहन कैसे होता है? मतलब भाषा जो होती है, अगर हमारी भाषा मदर और माँ कहने में काफ़ी अंतर है बेटा। मेरी माँ, मेरी मदर, अभी यहाँ पर दादी माँ है, माय ग्रैंड मदर, है ना? माय ग्रैंड मदर, वो भाव नहीं आ जाएगा जो दादी माँ का भाव आ जाएगा। जो चैत्र जब हम कहेंगे तब हमारी संस्कृति का जिक्र हो जाएगा। मार्च और अप्रैल कहेंगे, है ना? मार्च और अप्रैल कहेंगे तो संस्कृति का यहाँ पर अंतर है। जिस तरह से दादी माँ और ग्रैंड मदर में अंतर है, फादर और पिताजी में अंतर है। हमारा आदर सूचक जो है, आदर जो होता है, बड़ों के प्रति आदर जब हम दिखाई देते हैं, तब हमारे ही हिंदी भाषा में जो है इतना आदर जो है वह दूसरी भाषा में कम दिखाई देगा। खासतौर पर अंग्रेजी में तो इतना आदर नहीं है। खैर हो भी सकता है लेकिन उतना नहीं। यहाँ इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी नहीं सीखना है, तो अंग्रेजी भी सीखना है हमें, लेकिन हमारी संस्कृति में जो चैत्र महीना कहने के बाद और मार्च अप्रैल कहने के बाद जो मिठास आपको लगती है कि हमारी माँ की कोख से जब हम जन्म लेते हैं, तो माँ की कोख से जन्म लेने के बाद हमारी मातृभाषा के प्रति जो एक लगाव होता है, वह लगाव हमारे उस संस्कृति के साथ है। और माँ शब्द जो है जन्म लेने के बाद बच्चा जब कहता है वो अपनी मातृभाषा का होता है। मदर और माँ में बहुत अंतर है। सिस्टर और बहन कहने में, है ना, ब्रदर और भाई कहने में काफ़ी अंतर होता है। तो उसी तरह से इन महीनों का भी आधार है। जो हमारी तिथियाँ जो है वो तिथियों के आधार पर चैत्र से लेकर फाल्गुन तक कि हमें वह पूरे 12 महीने जो है हमें पता होने चाहिए। और किस महीने को अंग्रेजी में भी क्या कहा जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी जो तिथि वर्ष जो होता है उसके आधार पर भारतीय महीनों की जो तिथियां हैं उसके आधार पर भी हम ठीक तरह से देख सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको ठीक तरह से जहन में आया होगा। आप देखिए स्क्रीन पर फिर एक बार एक नज़र डालिए कि चैत्र का मार्च और अप्रैल के साथ, वैशाख अप्रैल और मई के बीच होता है, ज्येष्ठ मई और जून के बीच, जेठ भी इसे कहते हैं, आषाढ़ भी कई लोग कहते हैं, आषाढ़ साढ़, श का उच्चारण करते समय स आ जाता है, लेकिन आषाढ़ उसका इस तरह से उच्चारण करना चाहिए। सावन, श्रावण, मराठी में भी श्रावण कहते हैं। तो भाद्रपद, अगस्त और सितंबर, अगस्त अंग्रेजी में, सितंबर अंग्रेजी में, सितंबर ये हिंदी में कह रहे हैं हम। आश्विन, क्वार जो सितंबर और अक्टूबर के बीच है, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर के बीच है, मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर के बीच है, पौष दिसंबर और जनवरी के बीच है, माघ जनवरी और फरवरी के बीच है, फाल्गुन फरवरी और मार्च के बीच है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों कि इस तरह से इन महीनों का आधार इसमें लिया गया है। दादी माँ इस पाठ के अंतर्गत जो है आपको आ जाएगा कि हमें कौन महीने के बारे में जो है जो सितंबर और अक्टूबर के बीच होता है। तो क्वार महीने में, सितंबर हिंदी दिवस के लिए भी प्रसिद्ध है, आपने निबंध भी पिछले साल लिखा था। निबंध, वक्तृत्व, वाद विवाद, सुलेखन आदि प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा भी लिया था, इसलिए आपको याद भी होगा, है ना। लेखक को अलग तरीके से क्वार का महीना मतलब सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो याद है और आपको अलग तरीके से याद है। बच्चों, क्वार का महीना जो है लेखक शिव प्रसाद सिंह के बचपन के उस अतीत को रेखांकित करते हुए दर्शाया गया है कि देखिए क्वार का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए इससे पहले प्रथम जिसके पास प्रिंट आउट होगी, कल मैंने जो भेजा था दादी माँ ये पाठ, वो ठीक तरह से अपने सामने रखिए। जिनके पास प्रिंट आउट है या जिसके पास अपने मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। फिर स्क्रीन हट जाएगी, लेकिन ध्यान से सुनिए। देखिए पाठ की शुरुआत इस तरह से हो जाती है। लेखक शिव प्रसाद सिंह इस तरह से पाठ की शुरुआत करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी
बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र, अनमना सा लगना, उदास मन, मन न लगना, कमजोरी ही है अपनी। क्या कमजोरी है? पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते हैं। बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र, मेरे वेल विशर्स, फ्रेंड्स, मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक शिव प्रसाद सिंह के शुभचिंतक मित्र मुंह पर तो उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, है ना, प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे, मतलब उनके पीछे, लेखक के पीछे मुझे, मतलब कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक मजाक जो है उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक को सामने और बोलने वाले उनके मित्र जो है जब कहते हैं कि छुट्टियों की याद दिलाते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मुंह पर प्रसन्न करने वाले जो मित्र होते हैं वो छुट्टियों की याद दिलाते हैं, और लेखक जब चले जाते हैं उनके पीठ पीछे जो है वह प्रतिकूलता से, प्रतिकूलता का मतलब जो कठिन परिस्थिति होती है, समस्याग्रस्त परिस्थिति होती है, उस परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। देखिए, लेखक शिव प्रसाद सिंह शुरुआती से ही अपने जीवन में ये नियम लगाकर चल रहे थे, और वह नियम कौन सा था? ये नियम वह नियम था कि यानी कि लोग क्या कह रहे हैं, मित्र क्या कह रहे हैं, इससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। लेखक को मुंह पर प्रसन्न करने के लिए तो ठीक कह रहे हैं, यानी कि उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उनके मुंह पर तो अच्छा कह रहे हैं, और जैसे ही लेखक उनके सामने से चले जाते हैं, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा जीवन में भी कई बार दिखाई देता है, लेकिन लेखक उससे कभी, यानी कि उस पर, अपने विचारों पर हमेशा डटे रहे। वे विचार करना चाहते थे, सोचते भी थे, पर वे कहने लगे, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, और वे कह रहे हैं, जाने दो, सोचने से, मतलब ऐसा सोचने से होता ही क्या है ना। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस का मतलब न चाहते हुए, बरबस का मतलब न चाहते हुए, बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली छाया, धुंधली छाया जो होती है, जैसे कोहरा आ जाता है, सामने से ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है। एक और उदाहरण आपको मैं बताऊंगा कि जिस तरह से चंद्र को, यानी कि चांद को ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण होने के बाद चांद जिस तरह से दिखाई देता है, उस प्रकार से यानी कि धुंधली छाया नाच उठती है। कब? शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब वो धुंधली छाया किसकी है? वो धुंधली छाया दादी माँ की। वो धुंधली छाया मतलब वो स्वच्छ है, शीतल है। देखिए वर्णन किस तरह से, यानी कि प्राकृतिक वर्णन, नेचुरल जो वर्णन लेखक ने किया है, वो वर्णन काफी महत्वपूर्ण है। आप बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है कि क्वार का महीना आ गया है। यहाँ तक क्वार का महीना है। देखिए, अश्विन का महीना, लेखक को जब जब अपने गांव की याद आती है, लेखक अपने बचपन के क्वार के महीने की याद करता है। उस समय चारों ओर पानी भरा रहता था। यहाँ पर चारों ओर है, ध्यान रहिए, चारों ओर है, पानी भरा रहता था, और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले गंधपूर्ण पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना
बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बच्चों को नहाना जो है कहाँ पर अच्छा लगता था? क्वार के दिन में जो है गांव के चारों ओर, मेरे गांव के चारों ओर पानी की हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और शाही की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासें जो है, यानी कि बरसाती घासों का मतलब बरसात में जो है जो घास बाहर के सिवार से सीमावर्ती उस यानी कि जो गांव की सीमाएं होती है जमीन की, उस सीमा से बहकर आया पानी के साथ आए हुए जो घासें हैं, मतलब कौन कौन सी घासें हैं? मोता और साई की घासें, अधगली घासें, गेहूर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो क्वार का महीना यहाँ पर इस शुरुआत में ही ये बताया गया है, आप इसे ध्यान से देखिए। मुझे लगता है आज के लिए यानी कि समय की समाप्ति भी हो चुकी है, बीच में कई तकनीकी समस्या आ गई। बच्चों एक बात ध्यान में रखिए कि अपना जो स्क्रीन अपनी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रेजेंट ना करें, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी तकलीफ होती है। बीच में तकनीकी समस्या आई थी, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट जो है वो चला जाने के कारण इसमें दिक्कतें हमारे इस कक्षा में आई। फिर एक बार आपको मैं बताऊंगा कि ये जो महीने हैं आज मैं भेज दूंगा या अपलोड कर दूंगा, उसे आप लिख देना, पाठ का सारांश भी लिख देना, लेखक का परिचय भी लिख देना, और जो शुरुआत क्वार का महीना है वह भी आप लिख देना। आपको मैं भेज दूंगा लेखक किस तरह से बीमार हो रहे हैं, और आप आज अच्छी तरह से लिखकर अपने नोटबुक में रखिए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। आज जो मैंने पढ़ाया है वो भी इसमें पाठ के सारांश, भारतीय और अंग्रेजी महीने, क्वार का महीना, लेखक का बीमार होना हम कल देखेंगे, लेकिन ये भी आज आपको मैं भेजूंगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।